नमस्कार दोस्तों, VNKT स्टडी पोर्टल के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो में ग्रामीण समाज एवं विकास के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कृषि एवं पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आज इसका भाग 1 है। इसमें हम सब कृषि के बारे में पढ़ेंगे, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में। और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे कृषि के बारे में, यानी आज हम सब उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां लगभग 78% जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। देखिए, जो प्रतिशत जो यह वैल्यू दिया है इसे याद रखिएगा, एग्जाम में अभी पूछ लेता है। तो देखिए, हम सब पढ़ें कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ लगभग 78% जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 59.3% है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कृषि में जो कर्मकार लगे हुए हैं, देखिए उनका कुल योगदान 59.3% है। जिसमें कुल कृषि श्रमिक, यानी देखिए दिया कि दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक 30.3% है, एवं कुल कृषक दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक 29% है। तो देखिए, हम सब पढ़ें कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान देखिए कुल 59.3% है, यानी 59.3% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। और देखिए लिखा है कि जिसमें कुल कृषि श्रमिक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कृषि श्रमिक जो हैं वह 30.3% हैं, और देखिए कुल कृषक जो हैं वह 29% हैं। आगे यहाँ पर देखिए, राज्य अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का भाग 23.9% है, इसे भी याद रखिएगा आप। तो राज्य अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का भाग कितना है? 23.9% है। आगे हम सब देखते हैं, इसी कारण से उत्तर प्रदेश में कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। तो देखिए, यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम सब आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश 242.01 लाख हेक्टेयर, यदि हम प्रतिशत में बात करें तो 7.33% क्षेत्र में विस्तृत है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह 2,40,928 वर्ग किमी है, याद रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश 242.01 लाख हेक्टेयर यानी 7.33 क्षेत्र में विस्तृत है। और देखिए, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 70% अर्थात 165.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कृषि के अंतर्गत वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल है, जिसमें लगभग 88.51 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र 2 फसली है। तो यहाँ पर आप सब ध्यान दीजिए। देखिए, लिखा है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% अर्थात 165.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कृषि के अंतर्गत वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल है,
जिसमें लगभग 88.51 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र दो फसली है। यह भी याद रखिएगा, यह भी पूछ सकता है कि कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वह दो फसली हैं। तो देखिए 88.51 लाख हेक्टेयर कृषि जो है क्षेत्र दो फसली है। और देखिए इस प्रकार प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्रफल 254.40 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल में से 80.7% शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है। तो देखिए कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए लिखा है कि प्रदेश में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल में से 80.7% शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है। अब आगे हम सब जो यहाँ पर पढ़ेंगे 2-3 बिंदु देखिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि वर्ष 2012 तक प्रदेश में सिंचाई का लगभग 73.6% नलकूपों द्वारा, लगभग 18.5% नहरों द्वारा, 6.1% कुओं द्वारा, 0.7% तालाब, झील, पोखर द्वारा और 1.1% अन्य साधनों द्वारा सींचा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रदेश में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल में से देखिए कुल 80.7% शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है। और देखिए इनका जो सिंचाई किया जाता है तो देखिए लगभग 73.6% नलकूपों द्वारा। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो की जाती है वह नलकूपों द्वारा की जाती है। 73.6% नहरों द्वारा मत कीजिएगा, एग्जाम में यदि पूछ लेगा तो देखिए सबसे अधिक सिंचाई किसके द्वारा किया जाता है, नलकूप द्वारा किया जाता है। देखिए नहरों द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर आता है, यानी पहले स्थान पर जो है वह नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है, दूसरे स्थान पर देखिए जो है वह नहर द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। अब आगे चलिए हम सब बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश को जलवायु विविधता के कारण 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। देखिए दोस्तों जितना हम सब पढ़ रहे हैं, यदि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो देखिए अगर कृषि से एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, इससे बार नहीं पूछेगा। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश को जलवायु विविधता के कारण 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। देखिए प्रश्न इस तरह भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विविधता के कारण बांटा गया, कितने प्रदेशों में। तो देखिए उत्तर प्रदेश को जलवायु विविधता के कारण 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, याद रखिएगा। अब चलिए हम सब यह 9 कौन कौन से कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो देखिए पहला जो है वह है भाबर एवं तराई क्षेत्र। इनमें से पहला क्या है, भाबर एवं तराई क्षेत्र है। दूसरा है पश्चिमी मैदान, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, चौथा है दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क क्षेत्र, पांचवा है मध्य मैदानी क्षेत्र, छठा है बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र और देखिए आठवां जो है वह है पूर्वी क्षेत्र और नौवां जो दिया है वह है विंध्य क्षेत्र। तो देखिए उत्तर प्रदेश के कुल 9 कौन कौन से जलवायु प्रदेश क्षेत्र हैं। तो देखिए पहला हम सब पढ़े हैं भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी मैदान, तीसरा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, चौथा दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क क्षेत्र, पांचवा मध्य मैदानी क्षेत्र, छठा जो दिया है वह बुंदेलखंड क्षेत्र है, सातवां उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, आठवां पूर्वी क्षेत्र है और नौवां विंध्य क्षेत्र है। तो इन 9 कृषि जलवायु प्रदेशों को याद रखिएगा, एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन नहीं है, तो इसे भी याद रखिएगा। अब आगे हम सब चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम सब पढ़ेंगे फसली ऋतुओं के बारे में। देखिए उत्तर प्रदेश में ऋतुओं के अनुसार मुख्यतः 3 प्रकार की फसलों की कृषि की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में ऋतुओं के अनुसार मुख्यतः कितने प्रकार की फसलों की कृषि की जाती है। तो देखिए 3 प्रकार की फसलों की कृषि की जाती है। अब चलिए हम सब देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सब यहाँ पर देखते हैं रबी की फसल। तो देखिए 3 प्रकार की जो फसलें, एक रबी की फसल है, दूसरा खरीफ की फसल है, तीसरा
जायद की फसल है। अब चलिए हम सब एक एक को ध्यान से पढ़ते हैं, विस्तृत से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सब पढ़ते हैं रबी की फसलें। तो देखिए आप सब, रबी फसल की बुआई शीत ऋतु की शुरुआत अर्थात अक्टूबर से नवंबर के मध्य तक की जाती है। देखिए यह जो महीना दिया है इसे याद रखिएगा, एग्जाम ये पूछ लेता है। और देखिए काफ़ी लोग गलत कर देते हैं, यह नहीं जानते हैं कि इन फसलों की बुआई कब से कब तक किया जाता है या इनकी कटाई कब से कब तक किया जाता है। तो इसलिए आप इन महीनों को याद रखिएगा। तो देखिए रबी फसल की बुआई शीत ऋतु की शुरुआत अर्थात अक्टूबर से नवंबर के मध्य तक की जाती है और कटाई मार्च से अप्रैल तक की जाती है। तो देखिए रबी की फसलें जो बोई जाती हैं अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोई जाती हैं और यह जो कटाई इनकी की जाती है मार्च से अप्रैल तक की जाती है। अब देखिए इसके अंतर्गत यानी रबी की फसलें के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू आदि फसलें की जाती है। तो रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, तो देखिए इसे भी याद रखिएगा। इन फसलों को ऑप्शन में दे देता है कि इनमें से कौन रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, इसलिए इन फसलों को भी ध्यान से देखिए। तो देखिए रबी की फसलों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो देखिए गेहूँ आता है, जौ आता है, चना आता है, मटर आता है, सरसों आता है, अलसी आता है, लाही आता है, आलू आता है, तंबाकू, यह सभी फसल जो है रबी की फसल है। देखिए यदि आप इनको आसानी से याद करना चाहते हैं बस इतना समझिएगा, रबी की फसल यानी गेहूं का समय, यानी जब गेहूं बोया जाता है। अब जब गेहूं बोया जाता है तो आप सब सोचिएगा, ध्यान में रखिएगा, जब गेहूं बोया जाता है तो उसके साथ कौन कौन से अन्य फसल बोए जाते हैं, तो इस तरह याद रखिएगा रबी की फसल यानी गेहूं की फसल, इस तरह आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ यहाँ क्या होगा कि रबी की फसल की बुआई कटाई कब की जाती है, कौन कौन से प्रमुख फसल हैं। अगला हम सब देखते हैं। देखिए अगला जो फसल है वह है खरीफ की फसल है। देखिए खरीफ की फसलें अधिक ताप व अधिक जल की फसलें हैं। तो याद रखिएगा, यह भी पूछ सकता है कि खरीफ की फसलें किस प्रकार की हैं, तो देखिए यह अधिक ताप व अधिक जल की फसलें हैं। इनकी बुआई जून से जुलाई तक की जाती है। तो देखिए खरीफ की फसलों की बुआई कब से कब तक की जाती है, तो जून से जुलाई तक की जाती है और कटाई देखिए अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है। इसके अंतर्गत चावल, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, रामदाना, गन्ना, बाजरा, जूट आदि फसलें की जाती है। तो देखिए हम सब पढ़े रबी की फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर के मध्य की जाती है और कटाई मार्च से अप्रैल तक की जाती है। और यहाँ पर देखिए खरीफ की फसल की जो बुआई की जाती है देखिए वह जून से जुलाई तक की जाती है और कटाई जो की जाती है अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है, याद रखिएगा। अब देखिए खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, तो देखिए चावल आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है, सोयाबीन आता है, मूंगफली आता है, रामदाना आता है, गन्ना आता है, बाजरा आता है, जूट आता है। यह सभी फसल जो है खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। अब आप कैसे याद रखेंगे खरीफ की फसल, तो देखिए मैंने आपसे बताया कि रबी की फसल आप समझिएगा गेहूँ। अब गेहूं के साथ क्या क्या बोया जाता है इस तरह आप याद करिएगा। आप देखिए खरीफ की फसल यानी आप सब धान समझिएगा। अब याद रखिएगा धान के समय में कौन कौन से अन्य फसल बोए जाते हैं, तो मक्का, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, रामदाना, गन्ना, यह सभी क्या है खरीफ की फसल है। तो इस तरह याद रखिएगा रबी की फसल यानी गेहूँ, खरीफ की फसल धान। अब आगे हम सब बढ़ते हैं। देखिए अगला जो फसल है वह है जायद की फसल। देखिए इन फसलों को बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है। देखिए जायद की जो फसलें होती हैं इनके लिए बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है। और देखिए ये फसलें मार्च व अप्रैल में बोई जाती हैं तथा जून व जुलाई में काटी जाती है। याद रखिएगा जायद की फसलें इनकी बुआई जो की जाती है मार्च व अप्रैल में की जाती है और देखिए इनकी कटाई जो की जाती है वह जून व जुलाई में की जाती है। देखिए इसके अंतर्गत यानी जायद की फसल के अंतर्गत खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, लौकी,
काशी फल, मूंग, लोबिया, परवल, प्याज आदि देखिए अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसलें हैं। आप सब याद रखिएगा, देखिए जायद की फसल जो है इसके लिए तो बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है और देखिए ये फसल मार्च व अप्रैल में बोई जाती है तथा जून व जुलाई में काट ली जाती है। देखिए मार्च अप्रैल में कहिए तो 2-3 महीने, यानी इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसलें जो हैं जायद की फसलें हैं। और देखिए यह कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आएंगी, तो खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, लौकी, काशी फल, मूंग, लोबिया, परवल, प्याज, यह सभी क्या है अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसलें, यानी यह सभी क्या है जायद की फसलें हैं। अब चलिए हम सब पढ़ते हैं कृषि प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र के बारे में। देखिए एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम सब देखते हैं आलू अनुसंधान केंद्र। देखिए यह बाबूगढ़ यानी गाजियाबाद में स्थित है। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, गाजियाबाद के बाबूगढ़ में स्थित है। दूसरा हम सब देखते हैं औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र। देखिए यह खुसरूबाद, इलाहाबाद के खुसरूबाद में स्थित है। देखिए एक और है औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, तो देखिए दूसरा जो स्थित है वह लखनऊ के मलिहाबाद में स्थित है। अगला हम सब यहाँ पर देखते हैं, देखिए दिया ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला। देखिए यह लखनऊ के अलीगंज में स्थित है। तो ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, लखनऊ के अलीगंज में स्थित है। अगला देखते हैं पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। देखिए यह इंपॉर्टेंट, इसे कर लीजिएगा, यह एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो देखिए पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो स्थित है यह महोबा में स्थित है। कहाँ है, महोबा में। अगला हम सब देखते हैं राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान। देखिए यह लखनऊ में स्थित है। तो देखिए हम सब पढ़ें कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, गाजियाबाद के बाबूगढ़ में। औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो देखिए इलाहाबाद के खुसरूबाद में। और देखिए दूसरा जो है यह कहाँ स्थित है, तो लखनऊ के मलिहाबाद में। फिर हम सब पढ़े हैं कि ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला, देखिए यह जो स्थित है यह लखनऊ के अलीगंज में स्थित है। आगे पढ़े हैं पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, तो देखिए यह महोबा में स्थित है। आगे देखते हैं राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, देखिए यह लखनऊ में स्थित है। तो देखिए यह प्रमुख जो है कृषि प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र है। अब आगे हम सब देखते हैं, देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कृषि क्षेत्र में विकास हेतु विभिन्न योजनाएं। अब चलिए हम सब जो कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। देखिए यह जो योजना है यह 1991-92 में चलाया गया। तो समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से, तो 1991-92 से चलाया गया। और देखिए दूसरा है कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना। देखिए यह 2 अक्टूबर 1998 से यह योजना लागू किया गया। आगे देखिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, तो देखिए यह सन 2000 से। किसान मित्र योजना, तो देखिए यह 18 जून 2001 से लागू किया गया। देखिए एग्जाम में यह किसान मित्र योजना वाला पूछा गया, इसे इंपॉर्टेंट कीजिएगा। तो किसान मित्र योजना कब से लागू किया गया, तो 18 जून 2001 से। और देखिए अगला जो है आइसोपाम, देखिए आइसोपाम यह भी पूछा गया है, तो यह 2004 से 5 में। अगला दिया है किसान हित योजना, तो देखिए यह 2007 से 8 में। और मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम यह 2008-9 से। किसान सेवा रथ दिया है, देखिए यह 2010-11 से। चलिए एक बार और हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम यह 1991-92 में लागू किया गया। कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना यह 2 अक्टूबर 1998 को लागू किया गया। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना यह सन 2000 को लागू किया गया। और देखिए किसान मित्र योजना यह 18 जून 2001 को लागू किया गया। आइसोपाम देखिए यह 2004 से 5 में। किसान हित योजना 2007 से 8 में। मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम 2008 से 9 में। और देखिए किसान सेवा रथ यह 2010 से 11 में लागू किया गया। अब चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। देखिए यह जो है यह भी इम्पॉर्टेंट है, जो हम सब यह पढ़ेंगे स्लाइड पर। तो देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश में आम एवं आलू का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं।
और देखिए इसके निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यात क्षेत्र यानी AEZ की स्थापना की गई। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि निर्यात क्षेत्र की स्थापना की गई। एग्जाम में अभी पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, तो 3 हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सब पढ़ेंगे, क्रम संख्या पढ़ेंगे, कृषि उत्पाद पढ़ेंगे, स्थान पढ़ेंगे और इस स्थान में कौन कौन से सम्मिलित क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए 3 कृषि निर्यात क्षेत्र जो हैं, पहला है लखनऊ, दूसरा सहारनपुर है, तीसरा आगरा है। तो लखनऊ, सहारनपुर, आगरा इस तरह याद रखिएगा। तो देखिए पहला जो है आम की, यहाँ पर देखिए आम के लिए यह लखनऊ में कृषि निर्यात क्षेत्र स्थित है। और देखिए लखनऊ के अंतर्गत इसमें जो सम्मिलित क्षेत्र हैं वह लखनऊ खुद है, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव यह जो है लखनऊ में सम्मिलित हैं। और देखिए दूसरा जो कृषि उत्पाद है वह आम के लिए। तो देखिए आम के लिए यह भी इसका स्थान सहारनपुर है। इस समय जो सम्मिलित क्षेत्र है वह सहारनपुर देखिए खुद है, मुजफ्फरनगर, मेरठ है, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर है। फिर देखिए तीसरा जो कृषि उत्पाद है वह आलू। तो देखिए आलू के लिए जो निर्यात क्षेत्र है वह आगरा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें आगरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ और बागपत यह सभी जो है आगरा क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो देखिए 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, एक लखनऊ है, एक सहारनपुर है, एक आगरा है। तो देखिए 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं। यहाँ पर देखिए 2 जो है आम के लिए और देखिए 1 जो है आलू के लिए है। तो दोस्तों आज हम सब यहीं तक रखते हैं। आगे हम सब जो पढ़ेंगे उसमें हम सब पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली जो है ग्रामीण परिवेश पढ़ने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।